चलिए अब हम एक नए टॉपिक को सीखेंगे जिसका नाम है सेलों का श्रेणी क्रम। सेलों के श्रेणी क्रम में हमें डेरिवेशन निकालनी होती है। उस डेरिवेशन का नाम है करंट की डेरिवेशन। हमें करंट की डेरिवेशन के लिए काम करना होता है। पहले सेलों का श्रेणी क्रम होता क्या समझिए। जब हम पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और इसी क्रम को आगे दोहराते चले जाते हैं। अंत में जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है लास्ट सेल का उसे और पहले टर्मिनल का पॉजिटिव जो टर्मिनल है उनके बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसमें इसके कारण क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। हमें इसी का डेरिवेशन निकालना है, हमें इसी का डेरिवेशन फाइंड करना है। तो मुझे बताइए सब लोग, सेलों का संयोजन कैसे किया है, श्रेणी क्रम में किया है। क्योंकि सेलों का संयोजन कैसे है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका टोटल जो सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे कितने सेल है, n सेल है। तो ये एक बैटरी बन गई होगी और इस बैटरी का टोटल ईएमएफ क्या होगा, सभी के ईएमएफ को छोड़ देंगे जितने भी है, V1 V2 V3 जैसे होते थे ना उसमें, ऐसे इसमें क्या होगा, E तो N हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे बैटरी या संयोजन, एक ही बात है वो, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। कितनी बार है सेल, n है तो n, एक का E, सबको जोड़ेंगे तो n। ऐसे ही तो संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालने से पहले आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। संयोजन या सेलों के संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बताओ मुझे। अगर मैं सबको ऐड करूं R प्लस R और ये कब तक, n बार ऐसा हुआ है, n टाइम्स। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल R प्लस NR हो जाएगा। ऐसा हमने कल परसों डेरिवेशन किया था, उसमें भी था ऐसा, जिसमें हमने R प्लस R किया था। वहां तो एक ही सेल था, R सेल कितनी है, 3। तो तीनों सेलों में हमें पता है कि R हो रहा है सब जगह, तो वो तो 3R हो जाएगा और N होंगी तो NR हो जाएगा। तो NR प्लस R जी क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा सेल का, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का, सर्किट का। आप सर्किट कह सकते हो, कॉम्बिनेशन कह सकते हो। तो हम लिखेंगे इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, चाहो तो आप उसी में देख लो नोट्स में, या नोट करना चाहो तो मेरे साथ में कर सकते हो। परिपथ का कुल प्रतिरोध इंग्लिश में बोलेंगे ऐसे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, NR प्लस R। R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है, टोटल ईएमएफ आ चुका है, हिंदी में कुल विद्युत वाहक बल आ चुका है और कुल प्रतिरोध आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे, करंट का फॉर्मूला आ जाएगा। करंट का फॉर्मूला हमने पीछे भी निकाला था, कैसे निकाला बताओ। अब परिपथ में बहने वाली धारा, डेरिवेशन तो इसका सरल है। अब परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, परिपथ में बहने वाली धारा, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अच्छा नहीं, यहां होगा टोटल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस। इसमें रख देंगे वैल्यू, तो बताओ कुल विद्युत वाहक बल कितना है, जीरा सामने NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, NR प्लस R। बताओ समझ में आया, ये आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। यही परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। बताओ समझ में आया यहाँ तक, यही परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक है। लेकिन पेपर में प्रश्न करता है कि ये कब लाभप्रद होगा, इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, स्पेशल केसेस हैं। इसकी क्या है, कुछ
स्पेशल केसेस हैं। मैं उन केसेस को यहां बगल में आपको समझा रहा हूं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां मैंने अपने चैनल को कई बार तुम्हें बोला है, अगर हो सके तो देख लिया करो, जैसे कभी कभार भूलते हो तो ये डेरिवेशन एडिटिव्स में अपने चैनल पे डाल रहा हूं लगातार। विशेष स्थितियों, पहली स्थिति कौन सी है? देखो एक बात समझो, दो कंडीशन बन सकती है। एक तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, कौन से वाले आर की? कैपिटल आर की। और एक कंडीशन हो कि एनआर की बहुत ज्यादा वैल्यू हो। तो अगर इस बार जी वाली वैल्यू ज्यादा है, हो सकती है जी भी ज्यादा हो सकती है। मैं ये मान लूं एक अगर वैल्यू 99.9 है, ठीक है, चलिए मैं आपको इसे समझा रहा था, वहीं देखिए। अगर मैं आर की वैल्यू को 99.9 कर लेता हूं और इसकी वैल्यू फिर कितनी होगी बताओ? 0.01। टोटल तो सही होता है, 0.01 होगा कि 0.1 होगा? 0.1 होगा। देखो नहीं तो ध्यान से, 0.1 होगा। क्या होगा? 0.1। तो मुझे बताओ जी आर की वैल्यू लगभग 100 के बराबर ही है। तो हम कह सकते हैं यदि आर की वैल्यू एनआर से बहुत ज्यादा है, आर की वैल्यू एनआर से बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में तब हम कह सकते हैं कि जो एनआर प्लस आर है, एनआर प्लस आर क्या हो सकता है? लगभग एनआर प्लस आर बिल्कुल आर के बराबर हो सकता है। वो इसे आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में? लगभग, एप्रोक्स। यानी अगर मैंने कहा अगर मैं आर को 99.9 मांग रहा हूं तो लगभग एनआर का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उसमें, एनआर बहुत कम वैल्यू है, तो हम उसमें रख देंगे। तो बताना क्या हो जाएगी वैल्यू? इसलिए आई क्या बनेगी? एन अपॉन आर। तो यहां से एम को अलग कर दो, ई अपॉन आर अलग हो गया। अच्छा जी, ई अपॉन आर क्या है? ई अपॉन आर एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा, करंट फ्लोइंग बाय ए सेल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एन सेल जोड़ रहा हूं और एक सेल से बहने वाली धारा में एन का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो सभी सेलों से जितना करंट फ्लो होगा तो वो इसी के बराबर आएगा। लेकिन कब? जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप खुद ही सोचो, अगर इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट यहाँ पे कहां से निकल के आएगा? सोचो, अगर इनका रेजिस्टेंस ही ज्यादा होगा तो इसमें से कम करंट निकलेगा। और अगर मैंने कहा इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इनका प्रतिरोध कम है और जी बहुत ज्यादा है, तो पूरा का पूरा करंट कौन सा आएगा? जो इनका पूरा इसी में आएगा। चलिए मैं आपको समझा रहा था, थोड़ा समझिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, एक बार कॉल आ गया इसमें। एक सेल से बहने वाली धारा का अगर n से मल्टीप्लाई करें तो टोटल जितने भी सेल होंगे सभी से बहने वाली धारा में इस रेजिस्टेंस में मिल जाएगी। लेकिन अगर हम अपोजिट केस को समझें, अगर R की वैल्यू NR से बहुत ज्यादा कम हो जाए तो हमें तो करंट इतना मिलेगा जितना एक सेल से मिलेगा। देखो उसे हम अभी कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन को देखते हैं, अगर NR की वैल्यू R से बहुत ज्यादा हो तो इस कंडीशन में क्या होगा बताओ? तब NR प्लस R जो होगा वो NR के बराबर होगा। क्योंकि मैं इसे कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इसे उल्टा मान लूं तो इसे मैं मान लूं 0.1 और इसे क्या मान लूं 99.9 मान लूं इसे मैं। तो मुझे बताओ इस बार तो NR ही ज्यादा है ना, तो NR ज्यादा तो हम कह सकते हैं, केवल जी माना ऐसा होगा नहीं, जरूरी नहीं कि ऐसा होता ही होगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं। तो NR प्लस R की वैल्यू क्या हो जाएगी? NR लगभग। तो बताइए इसलिए I क्या बनेगा फिर यहां से? NE अपॉन में इधर रखो NR, N से N कट जाएगा, E अपॉन R। एक सेल से बहने वाली धारा है, सर N तो काट ही दिया आपने, तो ये कितनी वैल्यू है? एक सेल से बहने वाली धारा। अच्छा इस बात को समझना, करंट फ्लोइंग बाय ए सेल। आपने जब सेल n लगाए, n का मतलब 10 लगाए, 15 लगाए, 20 लगाए, कितने भी लगाए आपने, लेकिन करंट कितना मिल रहा है? केवल एक सेल का। बताओ जी कंडीशन बेनिफिशियल है क्या है? जी पूरा प्रश्न करता है जी किस कंडीशन में लाभप्रद होगी, किस कंडीशन में बेनिफिशियल होगी? जी एक ही कंडीशन में बेनिफिशियल होगी जब r की वैल्यू nr की तुलना में ज्यादा है। अगर nr की वैल्यू ज्यादा हो गई और r छोटा हो गया तो करंट आपको इतना मिलेगा जितना केवल एक सेल से मिलता है। तो इस कंडीशन में ये वाली उपयोगी नहीं होगी, यूजफुल नहीं होगी, और इस कंडीशन में यूजफुल होगी। तो प्रश्न पूछता है कि यूजफुल कब होगी और कब नहीं होगी, तो ये आप इससे देख के नहीं बता सकते हो। आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं थोड़ा इसे शेयर कर देना, हो सके तो जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं आपके साथ में उन्हें भेज दो, जिससे इस चैनल को थोड़ा पढ़ने में
मदद मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।